Yes, friends. Very good morning. चलो, can we start? चलिए, कल हमने ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कंप्लीट करा था ना, कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं था. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, समटाइम्स इवन 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मोस्टली 5 मार्क्स का तो कंफर्म रहता है. ओके चलो, इफ यू रिमेंबर जब हमने फर्स्ट डे बेसिक डिस्कशन किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. मतलब बिजनेस के लिए पहले आपको फंड्स कलेक्ट करना होगा, राइट? जब आप फंड्स कलेक्ट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड हमने एक चैप्टर देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब आप कलेक्ट कर रहे हो इन व्हाट मिक्स आप फंड्स कलेक्ट करोगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, हमने एग्जांपल के साथ ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था, राइट? देन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आप किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे? रिस्क शुड बी मिनिमम. तो रिस्क आपका कम होगा कब? जब आप ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम करेंगे, बट एट द सेम टाइम उसका यूज आप मैग्नीफाई करने के लिए कर सकते हो टू इंक्रीज द रिटर्न, राइट? तो हमने पढ़ा था लेवरेज में, राइट? एंड हमने ये भी देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कब होता है? व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, राइट? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एक चैप्टर रिलेटेड है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इससे रिलेटेड ये 3 चैप्टर है. एक बार आपने फंड्स प्रोक्योर किया तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इन्वेस्ट कहां पे करना है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक चैप्टर था जो कि कैपिटल बजटिंग कहलाता है. देन वर्किंग कैपिटल एंड देन डिविडेंड डिसीजंस. तो दिस टॉपिक डील्स विथ हाउ द फंड्स हैज टू बी यूटिलाइज्ड, राइट? तो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ये 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ है एंड ये चैप्टर अभी हमें डिस्कस करना है. ओके तो जैसे कि अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आपका कॉस्ट मिनिमम हो. इज इट राइट? अब कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए ये तो हमने समझा था, लेकिन मिनिमम है क्या नहीं वो समझने के लिए कैलकुलेट करना जरूरी है, राइट? तो ये चैप्टर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना कैसे है वो सिखाएगा. ओके तो हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट विल बी taught by दिस चैप्टर. ओके तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इतने टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग? यस क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग? कुछ तो बोलो. हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था ना. आई नो दैट यू नो द आंसर, है कि नहीं? देखिए बिजनेस के लिए जब हम कैपिटल फाइनेंसर से प्रोक्योर कर रहे हैं, वो फाइनेंसर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डेट होल्डर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. इन्होंने हमें पैसा दिया बिजनेस के लिए, राइट? वो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. अब ये जो पैसा दे रहे फाइनेंसर्स क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या बदले में कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे? डेफिनेटली दे विल बी एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न. तो ये जो उन्होंने कैपिटल हमें दिया हुआ है उनको कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न देना है, राइट? तो दिस रिटर्न गिवन बाय द कंपनी और वी कैन से रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर फाइनेंसर्स विल बी कॉस्ट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? अगर आपने मुझे 100 रुपए दिया हुआ है तो बदले में कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, राइट? सपोजिंग मैं आपको एज अ रिटर्न 10 रुपए दे रहा हूं तो 10 रुपए मेरे लिए कॉस्ट है, बराबर है कि नहीं? एंड 10 रुपए में कॉस्ट क्यों इनकर कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आपसे 100 रुपए लिया हुआ है, राइट? तो जो कैपिटल मैंने आपसे लिया हुआ है उसके ऊपर की ये कॉस्ट है, राइट? बताइए मुझे, सपोज हमने से डेट इशू किया है, डिबेंचर इशू किया है, ठीक है? फेस वैल्यू इसका 100 एंड कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है एट द रेट 10%. ओके कंपनी आपको डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है 10%. हालांकि आपका एक्सपेक्टेशन 12% है. ओके कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? 10% या 12%? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम एक्चुअल पे कर रहे हैं वो होना चाहिए या जो हमारे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए? एक्सपेक्ट कर रहे हो या पे कर रहे हो?
पे कर रहे हो, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा 12%, ओके। भले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपया आउटफ्लो हो रहा है, तो व्हाट यू आर सेइंग फ्रॉम वन साइड इट इज करेक्ट कि कंपनी जब पे कर रहे 10 रुपए तो 10 रुपए कॉस्ट होना चाहिए, राइट। तो देखिए सपोज आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, मैंने कंपनी का एक डेट इशू किया हुआ है, डिबेंचर इशू किया है, ओके, फेस वैल्यू 100 रुपीज, मैंने आपसे कहा कि 10 रुपए ही मैं रीपे करूंगा या 10% में रीपे करूंगा, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन अगर 12% हो तो आपको 10 रुपए तो मिल रहा है, लेकिन क्या आप मेरे कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, उससे कम इन्वेस्ट करेंगे? विल यू बी परचेसिंग द डिबेंचर्स एट फेस वैल्यू 100 और यू आर रेडी टू पे अ लोअर अमाउंट? लोअर अमाउंट पे करेंगे सो दैट आपके इन्वेस्टमेंट पे से इसका लोअर अमाउंट आ रहा है 98 पे सपोजिंग 12% आ रहा है 10 रुपीज, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ओके। तो 10 रुपए जो कंपनी से मिल रहा है वो तो आपका रिटर्न है, लेकिन अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है, हालांकि आपको 12% मिलना चाहिए। तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करते टाइम ही लोअर इन्वेस्ट करोगे सो दैट वो इन्वेस्टमेंट पे आपको जो 10 रुपीज मिल रहा है दैट विल अमाउंट टू 12%, ओके। तो यहां पे 100 रुपीज आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप इन्वेस्ट करते टाइम 98 करोगे, जिसके ऊपर 12% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आ रहा है 10 रुपए जो कंपनी पे कर रही है। तो कंपनी भले पे कर रही है 10 रुपए, लेकिन आपसे कलेक्ट करते टाइम 100 रुपए कलेक्ट नहीं कर रही, 98 रुपीज कलेक्ट कर रही है। तो 98 के लिए अगर मैं 10 रुपए पे कर रहा हूं तो मेरे लिए कॉस्ट बन रहा है 12%, ओके। मैंने कैलकुलेशन करके नहीं देखा, जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर्स ले रहा हूं मैं। आर यू ऑल गेटिंग? सो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है 12% तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम आप डिस्काउंट पे इन्वेस्ट करोगे, ना कि फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट करोगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 12% से ही आपको रिटर्न मिलेगा जो अमाउंट कंपनी दे रही है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स। If actual amount what company is paying is lower, investors expectation is higher, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करते टाइम डिस्काउंट पे इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट वो डिस्काउंटेड प्राइस पे उनके एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल इक्वल टू व्हाट कंपनी इज पेइंग। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। नाउ हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली वो परसेंटेज में होगा, राइट। अमाउंट में कैलकुलेट नहीं करते, वी आर एक्सप्रेसिंग इन परसेंटेज। तो हमें 4 पार्ट में कैलकुलेशन करना है। दिस इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ द चैप्टर। हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स की भी कॉस्ट होती है? उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग क्या है? कंपनी के पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया एज अ डिविडेंड, कंपनी खुद के पास रिटेन कर रही है। सपोज आप इन्वेस्टर हो, आपने 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, ओके। और आपके पैसे लेकर के कंपनी ने क्या करा? फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करे, और फिक्स्ड एसेट आप डिप्लॉय करके कंपनी बिजनेस करेगी, राइट। तो कंपनी ने बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख रुपए। ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? एज एन इन्वेस्टर इक्विटी शेयर, ये प्रॉफिट मींस आई एम कंसीडरिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल ऑब्लिगेशंस। एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आपको मिलना चाहिए पूरा का पूरा 5 लाख, आप ही का तो प्रॉफिट है। लेकिन कंपनी ने सपोज 1 लाख रुपए डिविडेंड पे करा है, ओके। तो 4 लाख कंपनी के पास आपके पैसे है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, राइट। तो कहना से ये 4 लाख जो है कंपनी में अगेन री इन्वेस्ट हो रहा है, इज इट राइट? हियर आई विल शो। फर्स्ट ईयर में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, कंपनी ने वो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करे 10 लाख, वही तो डिप्लॉय करके हमने बिजनेस किया था एंड प्रॉफिट अर्न करा, राइट। अब नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट अर्नड 5 लाख, जिसमें से हमने डिविडेंड पे करा 1 लाख, तो विल बी शोइंग इन रिजर्व्स एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स 4 लाख, राइट। ये आप ही का पैसा है जो कंपनी में इन्वेस्टेड है। अब ये 4 लाख अगर प्रॉफिट दिख रहा है, लाइबिलिटीज अगर 14 लाख है, तो कहीं ना कहीं तो ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर हमने कहीं फिक्स एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया तो कैश बैलेंस होना चाहिए, या रिसीवेबल होना चाहिए, फिक्स एसेट होना चाहिए, बट योर एसेट शुड बी इंक्रीजिंग, इज इट राइट? अब कंपनी आपका पैसा री इन्वेस्ट करके अगर प्रॉफिट कमा रही है तो ये आपका पैसा जो है उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट करोगे ना रिटर्न। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एज वेल। तो जब ये आएगा तो दैट टाइम विल सी हाउ द कैलकुलेशन हैज टू बी डन, ओके। एक एक करके हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। एंड कलेक्टिवली जो अपना कैपिटल है उसमें डेट कंटेंट रहेगा, इक्विटी कैपिटल रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रहेगा, रिजर्व रहेगा।
कलेक्टिवली टोटल कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न होगा दैट विल कंसिडर एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में, राइट? तो वो कैलकुलेट करना है हमें। तो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएगा ये इसके ऊपर आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन, ओके? जिसमें ये कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंसेस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग से एक एक वर्किंग नोट्स होंगे एक एक करके, ओके? तो कैन वी स्टार्ट विथ वन बाय वन योर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे, लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला क्या है, एंड देन विल सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन ईच दिस पार्ट, ओके? तो कैन वी स्टार्ट? चलो, नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी कॉस्ट ऑफ डेट। यहां पे हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की स्पेसिफिकली। अब डिबेंचर्स जो है वो रीडीमेबल हो सकते हैं या इरिडीमेबल हो सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय रीडीमेबल? नेम इटसेल्फ सजेस्ट। रीडीमेबल मतलब क्या? वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स के बाद रिडीम होगा, राइट? मीन सपोज कंपनी ने रीडीमेबल डिबेंचर इशू करा है, से 5 years इज द लाइफ। तो से आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था डिबेंचर में, एक शेयर डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए, एंड कंपनी आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 10% से। तो यहां पे एवरी ईयर कंपनी आपको 10 रुपए इंटरेस्ट पे करेगी। मैच्योरिटी पीरियड सपोज 5 साल है, तो 5th ईयर के एंड में ये 10 रुपए भी उस साल का इंटरेस्ट मिलेगा, एंड आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो भी आपको मिलेगा, राइट? यानी कि जो अमाउंट अब यहां पे रिडम्पशन होते टाइम इट कैन बी एट पार, इट कैन बी एट डिस्काउंट, इट कैन बी एट प्रीमियम, राइट? एट पार मीन्स व्हाट? 100 रुपीज का डिबेंचर 100 पे ही रिडीम होगा। एट डिस्काउंट मीन्स हो सकता है रिडम्पशन के टाइम 90 पे हो रहा है, एट प्रीमियम मीन्स हायर वैल्यू पे हो रहा है। तो ये एट डिस्काउंट, एट पार आपको पता है, राइट? सेम हैपेंस व्हाइल इशूइंग आल्सो। इशू करते टाइम भी हम लोअर अमाउंट पे कर सकते हैं एट डिस्काउंट, एज इट इज फेस वैल्यू पे कर सकते हैं एट पार, एंड प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं एट हायर अमाउंट, राइट? तो यहां पे जो आपका प्रिंसिपल है वो 5th ईयर के एंड में, अज्यूमिंग कि 5 years मैच्योरिटी है, यहां पे आपको वापस मिलेगा। तो ऐसे डिबेंचर को हम कहेंगे रीडीमेबल डिबेंचर्स, ओके? इरिडीमेबल मतलब जो आपने डिबेंचर के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो प्रिंसिपल आपको कभी मिलेगा नहीं, वो रिडीम कभी होंगे ही नहीं, आपको इनफाइनाइट ईयर्स के ऊपर उसका इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, राइट? तो से आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करा है आज, तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता जाएगा फॉर इनफाइनाइट ईयर्स, वो कभी रिडीम नहीं होगा जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है, आपका पैसा कंपनी के पास रहेगा, ओके? तो इट वोंट बी रिडीम, इट वोंट बी हैविंग एनी स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड। हैव यू अंडरस्टूड? तो इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ डेट पहले ये देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय केडी, ओके? तो इरिडीमेबल अगर डिबेंचर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 100 रुपए दो, ठीक है? मैं आपको हर साल 10 रुपीज एज अ रिटर्न देता हूं, ओके? तो नॉर्मल केस में आपका रिटर्न क्या रेट से होगा? 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको 10 रुपए मिल रहा है तो इट विल बी 10%। कैसे कैलकुलेट किया आपने? 10 डिवाइडेड बाय 100, इज इट राइट? तो वैसे ही यहां पे क्या ना, से इंटरेस्ट अपॉन योर प्राइस टाइमिंग, इज इट राइट? 100 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, या वी कैन कंसिडर लाइक दिस। बताइए मुझे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने इनफाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला याद है आपको? डिस्कस भी करा था हमने इससे पहले। तो इनफाइनाइट एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन आर, राइट? अब यहां पे प्रेजेंट वैल्यू मींस कैन आई कंसिडर करंट प्राइस ऑफ दैट डिबेंचर, राइट? दिस विल बी इक्वल टू एन्युटी मींस कैन आई से कि हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो इंटरेस्ट अपॉन रेट मींस वी आर एक्सप्रेसिंग केडी ओनली, केडी को ही तो हम रेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? तो हियर केडी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्राइस ऑफ द डिबेंचर, ये तो फॉर्मूला है अपना। तो जो इनफाइनाइट एन्युटी वाला कैलकुलेशन था, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन वाला, सेम कैलकुलेशन के बेसिस पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट टेल मी, सपोज डिबेंचर जो है वो हमने से 100 रुपए में इशू किया था, उसकी प्राइस है 100 रुपीज, ओके? एंड इसके ऊपर हम इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं 10 रुपए, ओके? तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डेट?
10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे आप, राइट। अब मुझे बताइए, सपोज हमने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू किया हुआ है, फेस वैल्यू है 100, ओके, एंड इशू करते टाइम हमने 90 रुपीज पे इशू किया हुआ है, मतलब एट डिस्काउंट इशू किया हुआ है, ओके, एंड जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो 10 रुपए पे कर रहे हो। तो अब जब मुझे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, विल आई बी टेकिंग 10 अपॉन 100 और आई शुड बी टेकिंग 10 अपॉन 90, विच इज मोर करेक्ट। 100 जो कि फेस वैल्यू, 90 मैंने आपसे कलेक्ट किया हुआ है, ओके। सपोज मेरी कंपनी, मैंने एक डिबेंचर इशू किया हुआ है आपको, तो फेस वैल्यू 100 का मैंने इशू किया है, लेकिन कलेक्ट करते टाइम मैंने आपसे 90 रुपीज कलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे बताइए, ये फर्स्ट फॉर्मूला बराबर होना चाहिए, सेकंड फॉर्मूला बराबर होना चाहिए? फर्स्ट, एनीवन हु सेज सेकंड? सेकंड। अच्छा मुझे बताया, आपने इन्वेस्ट कितना करा है? 100 रुपए इन्वेस्ट किया या 90 रुपीज इन्वेस्ट किया? 90, एंड रिटर्न जो 10 रुपए मिल रहा है वो 90 पे मिल रहा है या 100 रुपए पे मिल रहा है? भले रेट कुछ भी हो, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया 90, उसी पे तो 10 रुपए मिल रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं मैं अगर, तो मैंने कैपिटल रेज कितना किया है? 100 रुपीज किया या 90? 90 रुपीज आपसे लेने के लिए मैंने 10 रुपए रिटर्न दिया आपको, राइट। तो मेरे लिए कॉस्ट जो 10 रुपए वो 90 रुपीज पे, राइट। तो दिस कैलकुलेशन विल बी करेक्ट। आर यू गेटिंग? तो यहां पे फॉर्मूला विल बी केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन, ये जो अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं नेट प्रोसीड्स, I'll be dividing by net proceeds, ना कि प्राइस या फेस वैल्यू, ओके। नेट प्रोसीड्स कभी कभार हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 90 रुपीज, सो दैट विल बी नेट प्रोसीड्स। कभी कभार क्या होता है, हम इशू कर रहे हैं 100 रुपीज पे, लेकिन इशू करते टाइम उसके बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर करना होगा, राइट। से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे डिबेंचर कलेक्ट किया हुआ है 100 रुपए, मैंने आपसे कैपिटल 100 रुपए कलेक्ट किया है, लेकिन ये 100 रुपए कैपिटल करते टाइम, पहले तो ये एग्जाम्पल समझ में, अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। फेस वैल्यू 100 है, मैंने इशू करते टाइम 100 पे ही किया हुआ है, ओके, मैंने आपसे 100 रुपीज ही लिया हुआ है, लेकिन इशू करते टाइम मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ा से 1 रुपए, राइट। आपको तो पता है ना, जब भी शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट करना पड़ता है, देन आईपीओ का अंडरराइटर कमीशन होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके, राइट। सिमिलरली डिबेंचर्स के टाइम भी कंप्लायंस कॉस्ट होगा, तो से ब्रोकरेज 1 रुपए पे किया है, से प्रॉस्पेक्टस वगैरह या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए मैंने पर डिबेंचर 1 रुपए खर्च किया है। तो मेरे लिए इशू एक्सपेंसेस 2 रुपए हुआ, तो इफेक्टिवली मैंने कैपिटल कितना प्रोक्योर किया है? 100 रुपीज या 98 रुपीज? 98 ना, क्योंकि 100 रुपए मैंने आपसे लिया है, बट एट द सेम टाइम मैंने 2 रुपए खर्चा भी किया है ये 100 रुपए कलेक्ट करने के लिए, राइट। तो मेरे लिए नेट प्रोसीड्स होगा 98। तो जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, आई विल बी टेकिंग नेट प्रोसीड्स एज 98, क्योंकि मैंने इफेक्टिवली 98 रुपीज ही कलेक्ट किया हुआ है। तो जो मेरे लिए कैपिटल है वो मुझे डिनोमिनेटर में लेना है एज अ नेट प्रोसीड्स, क्योंकि इसी के ऊपर तो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं 10 रुपए। हैव यू अंडरस्टूड? तो नेट प्रोसीड्स मींस आइदर अमाउंट इशूड एट डिस्काउंट और या सिंपली इशू प्राइस माइनस ये जो एक्सपेंडिचर जो हम इनकर कर रहे हैं टू कलेक्ट दैट अमाउंट, इसको हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड टू कलेक्ट द अमाउंट और रेज द कैपिटल, ओके। तो इशू करते टाइम, कोई भी सिक्योरिटी इशू करते टाइम बहुत सारे कॉस्ट इनकर होते हैं, दैट वी कॉल इट एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो दिस विल बी टेकन एज नेट प्रोसीड्स। तो डिवाइड करते टाइम हम नेट प्रोसीड्स से करेंगे, ना कि फेस वैल्यू और कोई दूसरी प्राइस से। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। नाउ अगेन सपोज हमने इशू करा हुआ है 100 रुपीज, कोई कलेक्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस इज द इशू प्राइस, यानी कि कैपिटल मेरे लिए 100 रुपीज है। मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 10 रुपीज, ओके। तो मेरे लिए एज अ कंपनी कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपए होगी, राइट। लेकिन जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट में P&L को डेबिट कर सकता हूं? जो इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं, क्या वो इंटरेस्ट में P&L को डेबिट कर सकता हूं या इट इज नॉट अलाउड? इनकम टैक्स तो पढ़े हो ना आप, तो इंटरेस्ट अलाउड है या नहीं है? अलाउड है ना, पक्का? हाँ। तो अगर वो P&L को डेबिट होगा तो कैन वी से वो इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कम आएगा, तो कैन वी से टैक्स भी कम आएगा, तो टैक्स में सेविंग हो रहा है, बराबर। अब टैक्स में जो सेविंग हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ओके। जस्ट एग्जांपल, से P&L अकाउंट इफ आई कंसिडर विदाउट इंटरेस्ट, से मेरा EBIT जो है 100 है,
ओके। एंड टाइमिंग में मान के चल रहा हूं कि इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कोई P&L में डेबिट नहीं किया। तो अब टैक्स सपोजिंग रेट है 30%, तो 30 रुपीज टैक्स जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना बचा? 70। इज इट राइट? नाउ ये अगर P&L विथ इंटरेस्ट अगर होता, EBIT 100, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हम 10 रुपए P&L को डेबिट कर रहे हैं। अब आपका EBT कितना होगा? 90। इस पे अब टैक्स लगेगा एट द रेट 30%, तो 90 पे 30% कितना लगेगा? 27। इज इट राइट? तो कैन यू सी कि पहले जब मैं इंटरेस्ट P&L को डेबिट नहीं कर रहा था, मेरा टैक्स लायबिलिटी या पेमेंट कितना था? 30। अब कितना हो रहा है? 27। तो हियर देयर इज अ सेविंग्स इन टैक्स। टैक्स सेविंग कितना किया मैंने? 3 रुपीज। ये सेविंग जो है, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मैंने P&L को डेबिट किया इसीलिए तो 3 रुपए में सेव कर रहा हूं, राइट? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जब मैंने आपसे 100 रुपए कलेक्ट किया, मैंने इंटरेस्ट 10 रुपए पे किया, ये कंपनी के लिए क्या है? कैश आउटफ्लो है। लेकिन क्योंकि मैंने P&L को ये 10 रुपए डेबिट किया, मैंने टैक्स में 3 रुपए सेव भी तो किया हुआ है। दैट वाज ओनली अगेन बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे जो टैक्स सेविंग हो रहा है, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? टैक्स शील्ड। तो टैक्स शील्ड कितना यहां पे? 3 रुपए। ये मेरे लिए क्या है? कैश इनफ्लो, ये मेरा सेविंग है। तो इफेक्टिवली मैंने इंटरेस्ट के लिए नेट अमाउंट कितना पे किया आपको? 7 रुपीज। तो कहना इसे मेरा कॉस्ट ऑफ डेट 7% होना चाहिए, ना कि 10% होना चाहिए। अगर मैंने आपसे 100 रुपए कलेक्ट किया है, तो 100 रुपए के लिए भले मैं 10 रुपए पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए वैसे कॉस्ट तो 10 रुपए, लेकिन ये 10 रुपए की वजह से मैं 3 रुपए सेव भी तो कर रहा हूं। तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना हुआ? 7 रुपए। 10 रुपए मैंने पे किया, 3 रुपए मैंने सेव भी कर लिया, तो इफेक्टिवली मेरा 7 रुपए आउटफ्लो हुआ है। कैपिटल मैंने कितना प्रोक्योर किया था? 100 रुपए। तो 100 रुपए कलेक्ट करने के लिए इफेक्टिवली मैंने खर्चा कितना किया है? 7 रुपए। तो कहने से मेरा कॉस्ट ऑफ डेट 7% है। इज इट राइट? तो यहां पे जो मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, इंटरेस्ट शुड बी आफ्टर कंसिडरिंग टैक्सेशन इफेक्ट, राइट? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ डेट, अब तक हमने क्या लिखा था? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, राइट? अब मुझे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आफ्टर टैक्स लेना है, तो आई जस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। यहां पे देखिए कैलकुलेशन में इंटरेस्ट 10 रुपीज है, 1 माइनस टैक्स रेट 30%, तो कितना आएगा? 1 माइनस 30% मीन्स 0.70 इंटू 10, दैट इज 7। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया था यहां पे, राइट? तो फॉर्मूला फॉर इररिडीमेबल डेट इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, दैट इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मीन्स अमाउंट व्हाट वी आर एक्चुअली कलेक्टिंग एज कैपिटल। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? ओके, कैन वी प्रोसीड टू सेकंड फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसका था? रिडीमेबल का था या इररिडीमेबल का था? ये इररिडीमेबल का था, बराबर। अगर रिडीमेबल हो तो सिंपल सा फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। बस ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला क्या है क्या। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। से हमने डिबेंचर इशू किया हुआ है, तो से आप डिबेंचर होल्डर हो, आपने इन्वेस्ट किया, मेरी कंपनी है, ठीक है? तो फेस वैल्यू 100 रुपीज, ओके? एक डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपीज एंड हमने इशू किया हुआ है डिस्काउंट 80 रुपीज। तो कहने से नेट प्रोसीड जो 80 रुपीज है, राइट? नंबर ऑफ इयर्स से 5 इयर्स है लाइफ, मतलब 5 साल के एंड में रिडीम करने वाले, ओके? एंड इंटरेस्ट रेट जो हम पे कर रहे हैं 10%, टैक्स रेट से 30%। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कंपनी के लिए खर्चा कितना होगा, ओके? से हम 5 साल में आपको टोटल कैपिटल रीपे करने वाले हैं। यहां पे हमने आपसे अमाउंट कलेक्ट किया 80 रुपीज, राइट? बताइए मुझे 5 साल के एंड में जब रिडम्पशन किया जाएगा तो कौन से वैल्यू पे रिडम्पशन किया जाएगा? 80 रुपए ही रीपे करूं या 100 रुपीज रीपे करूं? 100। ऐसा क्यों? मैंने कलेक्ट करते रहे आपसे तो 80 रुपए कलेक्ट किया, तो रीपेमेंट करते टाइम तो 80 रुपीज रीपे करूंगा। आपसे अगर मैंने 80 लिया हुआ है तो रीपे भी 80 ही करूंगा, नहीं चलेगा ऐसा? क्यों?
रिडम्पशन अनलेस एंड अंटिल नथिंग इज बीन टोल्ड वो फेस वैल्यू पे होगा। एक्चुअली आपने जो इन्वेस्ट किया 100 रुपए का ही एसेट है, डेट जो है, राइट। मैंने बस आपसे 100 रुपए का डिबेंचर 80 में लिया हुआ है, माइट भी उसका डिमांड ना हो, राइट, या अट्रैक्टिवनेस कम हो, तो इसीलिए इशू करते टाइम हम कभी कभार डिस्काउंटेड प्राइस पे करते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस टू इशू एट डिस्काउंट, ओके। तो मैंने जो आपसे डिबेंचर कलेक्ट किया हुआ है वो 100 रुपए की ही डिबेंचर्स थे, लेकिन मैंने आपसे वो 100 रुपए के डिबेंचर्स के लिए 80 रुपए कलेक्ट किया हुआ है। तो रिडीम करते टाइम आपको 100 रुपए का डिबेंचर रिडीम करना है तो 100 रुपए ही पे किया जाएगा, राइट। तो ये जो है रिडम्पशन वैल्यू, इसको मैं 100 लिख रहा हूं, आरवी लिख रहा हूं, ओके। एंड जो मैंने आपसे कलेक्ट किया है दैट इज व्हाट, नेट प्रोसीड्स, राइट। नाउ टेल मी, कॉस्ट ऑफ डेट जो कैलकुलेट करते हो टोटल 5 साल का कैलकुलेट करते हैं या पर ईयर कैलकुलेट करते हैं? पर ईयर ना। ऑलवेज रिमेंबर द रेट जो कैलकुलेट कर रहे हो पर एनम बेसिस ही होता है, राइट। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पहले मैंने आपको इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट कितना पे करना था, 10%। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 10% मैं 80 पे अप्लाई करूं या 100 पे अप्लाई करूं? ऑलवेज इंटरेस्ट रेट विल बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू ओनली। तो मेरे लिए 10 रुपए इंटरेस्ट का आउटफ्लो हुआ, मेरे लिए 10 रुपए खर्चा हुआ ना, मैंने जो आपसे आप कैपिटल प्रोक्योर किया है उसके लिए मैंने 10 रुपए खर्चा किया, राइट। तो ये मेरा कॉस्ट हुआ। वैसे मुझे पहले बताइए कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था अर्लियर जो हमने लिखा था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, राइट। तो कहना इसे कंपनी के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो न्यूमरेटर में लिखूं एंड जो कैपिटल है वो डिनोमिनेटर में लिखूं इनटू 100, दिस विल बी कॉस्ट, राइट। अर्लियर क्या लिखा था हमने, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय या नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, खर्चा ही तो है, राइट। तो लॉजिकली कंपनी के लिए जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड जो कैपिटल अमाउंट है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बराबर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ये फॉर्मूला का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद रहेगा लॉजिकली, ओके। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी ने खर्चा क्या क्या किया है कैपिटल के लिए। पहले तो हमने 10 रुपए खर्चा किया, राइट। अब 10 रुपए जब मैं खर्च कर रहा हूं, क्या उसके ऊपर मैं टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं? क्या वो P&L को डेबिट होगा? डेफिनेटली। तो 10 रुपए अगर मेरा कैश आउटफ्लो है तो इसके ऊपर टैक्स सेविंग कितना होगा, 3 रुपए। टैक्स रेट मैंने 30% अज्यूम किया ना, तो दिस विल बी टैक्स सेविंग्स। तो इफेक्टिवली मेरा खर्चा कितना हुआ, 7 रुपए। अभी तो हमने डिस्कस किया था यहां पे, ये 7 रुपए, बराबर। तो कहना इसे मेरे लिए जो कॉस्ट है वो पहले 7 रुपए आउटफ्लो हो रहा है, इज इट राइट? ये एक आउटफ्लो है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी ने जो आपसे कैपिटल प्रोक्योर किया है उसके ऊपर आपको कितना दिया जाएगा? वैसे तो 10 दिया जाएगा, लेकिन जब कंपनी आपको 10 दे रही है उसके अगेंस्ट 3 रुपए बचा भी रही है, तो कंपनी के लिए खर्चा कितना हुआ, 7 रुपए, राइट। प्लस अब कंपनी ने आपसे कलेक्ट करते टाइम कितना कलेक्ट किया था, 80 रुपीज, लेकिन आपको रिपे करते टाइम 100 रुपीज रिपे किया। तो कहना है ये 20 रुपीज जो मैं एडिशनली पे कर रहा हूं ये भी मेरे लिए कॉस्ट है, राइट। तो 20 रुपीज मेरे लिए कैश आउटफ्लो ही तो है, तो ये भी खर्चा है मेरा, तो ये भी मुझे कंसिडर करना होगा कॉस्ट ऑफ डेट में, राइट। लेकिन ये 20 रुपीज 1 साल का खर्चा है या 5 साल का खर्चा है? 5 साल का ना। मैंने आज 80 रुपीज कलेक्ट किया, रीपेमेंट करने वाला हूं 100 रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स। तो 1 साल का खर्चा कितना है? अगर ये 20 रुपीज 5 साल का है तो 1 ईयर का कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, राइट, यानी कि 4 रुपए। तो इफेक्टिवली हर साल मेरे लिए खर्चा कितना है, 7 रुपए में इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहा हूं एंड 4 रुपए में जो आपको दे रहा हूं वो किसके फॉर्म में है, डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू। ये मैं 4 रुपए एडिशनली हर साल पे कर रहा हूं। एज गुड एज अगर 5 साल में 20, तो मैं हर एवरी ईयर 4 रुपीज में एडिशनली आपको पे कर रहा हूं इफेक्टिवली, इज इट राइट? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ से टोटल खर्चा कितना हुआ, 11 रुपए। ये समझ में आया? अब मुझे बताइए इंटरेस्ट, ये जो 7 रुपीज हमने कैलकुलेट किया है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। प्लस ये 4 रुपए कैसे कैलकुलेट किया हमने, 20 रुपीज डिवाइडेड बाय 5। ये 20 क्या है, 100 माइनस 80, 100 इज माई रिडम्पशन वैल्यू। तो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, ये मैं 20 रुपीज एडिशनली पे कर रहा हूं ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मुझे पर ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना होगा। वैसे ही किया था ना मैंने, 20 डिवाइडेड बाय 5 किया था यहां पे, राइट। ये है मेरी टोटल कॉस्ट, आर यू गेटिंग? तो हमने ऊपर क्या लिखा था, वैसे कैलकुलेट कैसे होगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट
एज वेल एज एडिशनल अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो भी कॉस्ट है। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट समझ में आया। अब मुझे डिवाइड करना था कैपिटल से, राइट, लेकिन कैपिटल क्या ली, मैंने कलेक्ट करते टाइम तो 80 रुपए कलेक्ट किया है, लेकिन रीपेमेंट करते टाइम 100 रुपीज रीपे करूंगा, राइट। अब मैं अगर 80 रुपीज लू तो गलत होगा ना, क्योंकि मैंने भले 80 रुपीज ही कैपिटल अर्न किया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने ये इंटरेस्ट या टोटल कॉस्ट इनकर करी है, लेकिन 5 साल के एंड में जब मैं रीपेमेंट करूंगा आपका कैपिटल, तो क्या 80 करूंगा या 100 करूंगा? 100 करूंगा ना। तो सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट सेज कि 80 लेना चाहिए क्योंकि उतना अमाउंट अपने कलेक्ट किया हुआ है, बट सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट सेज कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 80 100 रुपीज लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज आपको रीपेमेंट भी करना है। तो कैपिटल में आप दो कैपिटल है, एक जो मैंने अमाउंट आपसे कलेक्ट किए एंड एक जो मैं आपको एक्चुअल में वापस देने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे 80 ले या 100 ले। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कहा कि दोनों की मत सुनो, हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। सिंपल सा एवरेज कलेक्ट कंसिडर करेंगे, यानी कि 80 कलेक्ट किया वो भी कंसिडर करेंगे, 100 रुपए जो रीपेमेंट करना है वो भी कंसिडर करेंगे, दोनों का एवरेज 80 + 100 डिवाइडेड बाय 2 कंसिडर करेंगे। ओके, अब 80 क्या था, नेट प्रोसीड्स, 100 क्या था, रिडम्पशन वैल्यू। सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 2 किया है। बस ये तो फॉर्मूला है अपना। ये देखिए, रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में दिस विल बी द फॉर्मूला। यहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिफरेंस इन नेट प्रोसीड्स एंड आरवी 5 साल में या जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, या एन क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ इयर्स, राइट। तो दिस इज द न्यूमरेटर जो है वो टोटल कॉस्ट है जो कंपनी बेयर कर रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल करना था, लेकिन दो कैपिटल थे अपने पास, इसलिए हमने दोनों का एवरेज लिया हुआ है। हैव यू अंडरस्टूड लॉजिकली दिस फॉर्मूला? कोई इशू यहाँ पे? अब एक और इशू है यहाँ पे। वैसे फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये प्लस माइनस याद रहेगा ना, डिनोमिनेटर में हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करना था, एंड न्यूमरेटर में आरवी एंड एनपी का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उतनी कॉस्ट कंपनी एडिशनली बेयर कर रही है, राइट। तो अपने एग्जांपल में ये इंटरेस्ट जो था कितना था, 10 रुपए, ये हमने P&L को डेबिट किया था, इज इट राइट। इसीलिए उसके ऊपर टैक्स सेविंग आ रहा था 3, तो इसलिए हमने नेट ऑफ टैक्स कंसीडर करा 7, राइट। अब जो हमने एडिशनली 20 पे किया है, इसको पर ईयर में हमने कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 4 है, क्या उसका आपको P&L में एज अ डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, अपने यहाँ पे तो वैसे नहीं मिलता, राइट। लेकिन आगे जाके सपोज कोई प्रोविजन लाई कि जो आप एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, राइट। तो एडिशनल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो अगर P&L में एज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर अगर डिडक्शन मिले, या किसी किसी डिफरेंट कंट्रीज में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका डिडक्शन भी मिलता है हमें, ओके। तो सपोज इनकम टैक्स में चेंज करा है, वैसे आपको टैक्स का प्रोविजन 0 कूपन बॉन्ड के केस में जो डिफरेंस अमाउंट पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है प्रो रेटा बेसिस पे, राइट। लेकिन अदर देन 0 कूपन बॉन्ड्स जो डिबेंचर्स वगैरह होता है उसका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि सम केसेस देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये जो अमाउंट है 4 रुपीज, ये भी आप P&L में डेबिट करोगे एंड इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन मिलेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस अपने यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ तो ये डिडक्शन नहीं देता हमें, राइट, बट इन सम कंट्रीज इसका डिडक्शन मिलता है, आगे जाके हो सकता है कि इसका डिडक्शन हमें इनकम टैक्स में मिले। गेटिंग द पॉइंट? तो इशू इज कि ये अगर P&L में डिडक्शन अगर मिल रहा है तो कहना है 4 रुपए के ऊपर भी अब टैक्स सेविंग आएगा, इज इट राइट। तो इन सच केस यहां पे क्या होगा, ये जो आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन है, ये 4 रुपए का कैलकुलेशन था ना, इसके ऊपर भी अब टैक्स सेविंग आएगा, ओके। तो यहां पे आपके मॉड्यूल में दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है, बेसिकली ये मेन कैलकुलेशन। यहां पे मान के चल रहे हैं कि ये जो रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसेस का डिफरेंस है पर ईयर बेसिस पे, उसका डिडक्शन P&L में एज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, ओके। देन दिस विल बी द फॉर्मूला। सपोज आपको दिया हुआ है कि जो अमाउंट आप अमोर्टाइज कर रहे हो, ये 20 रुपीज अपने 5 साल में खर्चा किया था, पर ईयर का 4 रुपए आप अमोर्टाइज कर रहे हो सपोजिंग, तो अगर ये टैक्स डिडक्टिबल है तो इसके ऊपर भी टैक्स शील्ड आएगा, तो 1 माइनस टैक्स रेट यहां पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वी विल फॉलो दिस ओनली, ओके। नॉर्मली विल बी फॉलोइंग, क्योंकि अपने यहाँ पे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता,
तो वी विल फॉलो दिस इफ नथिंग इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. बट सपोज इट इज गिवन कि जो आरवी माइनस एनपी है दैट कैन बी अमोर्टाइज टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, और स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय दिस 1 माइनस टैक्स रेट. हैव यू अंडरस्टूड? बस ये दो फॉर्मूला थे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट के लिए. ओके, तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सिंपल कैलकुलेशन है. जब हम इक्विटी शेयर में आएंगे तब हम देखेंगे कि उसके सेवरल फॉर्मूलेज आर देयर, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 फॉर्मूलेज आर देयर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, तो वो बात की बात है. पहले तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर समझ में आया, तो व्हाट विल डू, विल राइट डाउन दिस फॉर्मूलेज एंड विल सी द एप्लीकेशन ऑफ इट, विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन इट. ओके, तो चलिए आपके बुक में हेडिंग लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दिस न्यू चैप्टर और न्यू पेज, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. पहले तो पूरा स्कोप लिख लेते हैं. अगेन सेंटर में लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसके जो 4 पार्ट है वो लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, cost of equity and cost of retained earnings. कॉस्ट हम कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? के, कैपिटल के. तो कॉस्ट ऑफ डेट विल बी रिप्रेजेंटेड एज के स्मॉल डी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस के स्मॉल पी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज के ई एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एज के आर. Collectively overall cost of capital or weighted average cost of capital. ये पूरा स्कोप है, मतलब हमें बेसिकली ये 4 एंड ओवरऑल कॉस्ट, ये 5 पार्ट हमें स्टडी करने. ओके, डन. So now write down first cost of debt, KD. इसमें फर्स्ट इररीडीमेबल डेट, डिबेंचर्स लिखते हुए यहां पे पूरा. तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? केडी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी. अच्छा, मुझे यहां पे बताइए, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ऊपर हमने इंटरेस्ट लिखा है, वो इंटरेस्ट रेट लेना है या अमाउंट लेना है? अमाउंट लेंगे ना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम अमाउंट से, राइट? तो से 100 रुपीज प्रोक्योर किया है एंड 10% रेट दिया है. तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक क्या करते बच्चे, जरा 2 मिनट के लिए सुने. नॉर्मली फेस वैल्यू हमेशा 100 होता है. ओके, तो इंटरेस्ट रेट अगर 10% दिया हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 लेते हैं. सो मोस्ट प्रॉब्लम्स में फेस वैल्यू 100 होता है. सो वी गेट यूज्ड कि जो 10% है दैट वी कंसिडर एज इट इज इंटरेस्ट अमाउंट, राइट? लेकिन कभी कभार सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फेस वैल्यू इज 500 एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%. तो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशन जो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फेस वैल्यू 100 लेकर के क्या रहता है,
तो व्हाट स्टूडेंट डज, यहाँ पे 10 लेकर की 0.70 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 500 लेते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरेस्ट कितना होगा, 500 के ऊपर 10% मतलब 50 रुपीज होगा, तो 500 के लिए हमें 50 कंसिडर करना है, राइट। तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटली इट विल बी रॉन्ग। तो ऑलवेज रिमेंबर, आई जो हम लिख रहे हैं दैट इज नॉट अ इंटरेस्ट रेट, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट, ओके। तो देयरफॉर हियर राइट डाउन I is equal to interest amount, T ये टैक्स रेट होगा, लेकिन हम 1 से डिवाइड कर माइनस कर रहे हैं, 100 से नहीं, तो बेसिकली टैक्स रेट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डेसिमल में। तो टैक्स रेट अगर 30% दिया हुआ है तो वी टेक 0.30, राइट। एंड नेट प्रोसीड, एनपी मीन्स लिखे नेट प्रोसीड्स, दैट इज अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल। Amount collected as capital. Done. And then write down serial number B. Redeemable debentures. क्या आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें पहले कॉस्ट इनकर करना है। कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। एंड क्योंकि हम यहाँ पे रीपेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम एडिशनल अमाउंट रीपे कर रहे हैं तो वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो एडिशनल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज आरवी माइनस एनपी। लेकिन ये एडिशनल अमाउंट ओवर पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, हमें पर ईयर कैलकुलेट करना है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बाय एन, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय, हमें एवरेज लेना है, सो आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। रिटर्न अगेन, I is interest amount, T is tax rate, RV is redemption value, NP net proceeds, and N बचा number of years of maturity of debentures. Written? क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? अभी एक नोट लिखिए इसके नीचे, इफ डिफरेंस बिटवीन आरवी एंड एनपी is amortized over P&L account. If difference between RV and NP is amortized over P&L account and it is tax deductible expenditure. It is tax deductible expenditure, then KD will be equal to I into 1 minus tax rate plus RV minus NP upon N. होल फॉर्मूला रिमेन्स सेम। यहां पे क्या होगा, ये जो अमाउंट हम अमोर्टाइज कर रहे हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 1 माइनस टैक्स रेट से।
मतलब ये पूरा हम पोस्ट टैक्स कंसिडर करेंगे। डन। चलिए एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, जस्ट टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो देखिए एग्जाम में इरिडीमेबल डिबेंचर हो तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, रिडीमेबल हो तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखना आपको। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं बता दूं ये सिंपल एग्जांपल जो इट इज जस्ट टू स्टार्ट विद, इतने सिंपल एग्जांपल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ओके, वी आर सॉल्विंग दिस एग्जांपल जस्ट टू सी एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। को दिया हुआ है कि इट इज रीडीमेबल आफ्टर सो एंड सो, तो रिडम्पशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पे। चलो फॉर्मूला अप्लाई करके बताइए मुझे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आंसर कितना है? 7.72, 7.72 if you are getting, then answer is correct। क्या क्या दिया है देखिए, अब टोटल अमाउंट दिया है 400, लेकिन पर डिबेंचर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, राइट? नहीं तो आपको टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा, तो पर डिबेंचर कैलकुलेट कर सकते हैं। फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है 100, राइट? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे? 26th एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100, इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 14%। तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा पर डिबेंचर, जो आय हम कंसिडर करते हैं, दैट इज 14, राइट? रिडम्पशन वैल्यू कौन से अमाउंट पे रिडीम कर रहे हो आप? दिया हुआ है प्रीमियम ऑफ 5%, राइट? तो 100 प्लस 5% ऑफ 100 यानी कि 105 आएगा। एंड हमने इशू कितने में किया हुआ है? 97 रुपीज, तो नेट प्रोसीड्स क्या है? 97, एंड नंबर ऑफ इयर्स इज 10 इयर्स। तो फॉर्मूला विल बी, क्योंकि ये रिडीमेबल है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। we'll substitute with the numbers, so this will be 14 into टैक्स रेट क्या है यहाँ पे? 50%, तो 14 इंटू 1 माइनस 0.50 प्लस 105 माइनस 97 अपॉन 10 ईयर्स। यहाँ पे कोई तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि ये जो अमाउंट है रिडीमेबल एंड एनपी का डिफरेंस वो टैक्स डिडक्टिबल है, तो विल कंसिडर एज इट इज, डिवाइडेड बाय 105 प्लस 97 अपॉन 2। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे?
यू नो द कैलकुलेशन, फिर भी जस्ट बता रहा हूं, पहले ये कैलकुलेट करो 14 इंटू 0.57 एम प्लस करके रखेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है ना इसमें, तो एम प्लस करके रखेंगे यहां पे। देन ये डिफरेंस कैलकुलेट करो 105 माइनस 97 8 डिवाइडेड बाय 10 0.8 आ रहा है, तो इसको भी एम प्लस करके रखो, तो 7.8 आ रहा है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय। अब ये जस्ट कैलकुलेट कर सकते हो 105 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2, ये फिगर याद रख सकते हैं हम 101, तो सिंपली एमआरसी डिवाइडेड बाय 101 इज इक्वल टू इनटू 100 7.72%। तो ये कैलकुलेशन या अमाउंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। हैव यू अंडरस्टूड? रिटन दिस ऑलरेडी? ओके, राइट डाउन देन। Just let me know once completed. Completed? चलो, now one more example, 27th, रीड करो एंड सॉल्व करो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द अमाउंट कैन बी अमोर्टाइज इवनली ओवर द ईयर, मतलब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो आरवी माइनस एनपी है वो टैक्स डिडक्टिबल है, तो जो सेकेंड फॉर्मूला हमने लिखा था रिडीमेबल वाला वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। विल यू टेल मी द आंसर या साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करें? यू कैन टेल मी द आंसर, टिल देन आई विल राइट गिवन इंफॉर्मेशन।
You got the answer? How much? 6.27, right? Just check, are you getting 6.27% approximately? Just check, have you written given information? फेस वैल्यू दिया है 500 एंड रिडम्शन कुछ दिया नहीं है एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, मतलब एट पार ही रिडीम होगा, तो रिडम्शन वैल्यू 500। इशू प्राइस हमें दिया हुआ है कि हम 500 पे इशू करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ इशू इज 3%, यानी कि जब मैं एक डिबेंचर के लिए 500 रुपए कलेक्ट कर रहा हूं, मेरा 15 रुपए खर्च भी हो रहा है 3%। तो इफेक्टिवली मैंने कैपिटल रेज कितना किया पर डिबेंचर? 485, राइट? इंटरेस्ट 15% ऑफ 500, क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पे 500 है, तो फॉर्मूला में मुझे 15 नहीं लेना है, 75 लेना है। ओके, टैक्स रेट 60% दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ये बताया था कि जो डिफरेंस है विल बी अमोर्टाइज, तो मान के चल रहे वो टैक्स डिडक्टिबल है, तो आरवी माइनस एनपी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई भी करना है मुझे। ओके, तो कैलकुलेशन पहले ये कैलकुलेट करेंगे, 75 इंटू 0.40 m प्लस करेंगे, देन 500 माइनस 485 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.40 m प्लस करेंगे, तो मेमोरी में यहां पे 30.85 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 485 डिवाइडेड बाय 2, तो 492.5, तो MRC डिवाइडेड बाय 492.5 इज इक्वल टू 100, तो 6.265, that is approximately 6.27%. डन? चलो, सो जस्ट हमने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला देखा था। अब एक काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस का फॉर्मूला लिखते हैं एंड देन विल कम विद द मेन पार्ट। ये तो अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब से स्टार्ट होगा तो वहां पे सेवरल मेथड्स हमें स्टडी करने हैं। ओके, तो राइट डाउन सेकंड, हमने ऊपर फर्स्ट लिखा था कॉस्ट ऑफ डेट करके, नाउ सेकंड राइट डाउन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स KP। अब अगेन यहाँ पे लॉजिक वगैरह कोई डिस्कस नहीं करेंगे। बताइए मुझे, सपोज मैंने आपसे प्रेफरेंस शेयर इशू करके 100 रुपए कलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे मैं आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूँ 10 रुपीज। ओके, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना होगा? 10%। मैंने आपसे 100 रुपए कलेक्ट किया है एंड आपको 10 रुपए डिविडेंड दे रहा हूँ। सपोज टैक्स रेट है मेरा 30%, तो क्या मैं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे कर रहा हूं उसके ऊपर मैं टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं ना। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? केपी विल बी सिंपली प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, अगर वो इरिडीमेबल हो तो, राइट? कॉस्ट ऑफ डेट क्या लिखा था हमने? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, बट इंटरेस्ट क्योंकि टैक्स डिडक्टिबल था हमने 1 माइनस टैक्स रेट किया था, राइट? अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हो। ओके, अगर वो रीडीमेबल हो तो अब सेम लॉजिक होगा। यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट क्या था? हमें इंटरेस्ट भी पे करना है एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं एज कंपेयर टू अमाउंट हमने जो कलेक्ट किया हुआ था उसको पर ईयर कन्वर्ट करके आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यही तो लॉजिक होगा। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल हो तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि हमने हायर अमाउंट पे रिडीम किया हुआ है, तो पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपनी कॉस्ट होगी। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल है? नहीं। तो यहाँ पे मुझे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, राइट? प्लस
हो सकता है मैंने प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम किया हुआ है तो जो एडिशनल कॉस्ट है वो मुझे पर ईयर कन्वर्ट करना है, सो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो जो हमने फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट के लिए लिखा था एग्जैक्टली सेम, इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा, पीडी आएगा। एंड इंटरेस्ट क्योंकि टैक्स डिडक्टिबल था, वेन एवर वी वर राइटिंग इंटरेस्ट वी वर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टैक्स रेट। प्रेफरेंस डिविडेंड में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दैट्स इट, बस इतना ही है। ओके चलो, सो राइट डाउन इन दिस फर्स्ट irredeemable preference shares, irredeemable preference shares, KP is equal to PD upon NP. तो PD means preference dividend, NP net proceeds। अब अगेन डिटेल में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट में। सेकंड राइट डाउन रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, KP is equal to PD plus RV minus NP upon N, RV plus NP upon 2। अगेन आई एम नॉट राइटिंग कि आरवी क्या है एनपी क्या है, ऑलरेडी हमने डेप में लिखा हुआ है। डन। तो नाउ कम्स द मेन पार्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भले डिस्कशन नहीं होगा बट एटलीस्ट जो सारे टाइप्स है वो तो एटलीस्ट लिख सकते हैं हम। ओके तो राइट डाउन, दिस वाज सेकंड पार्ट ना, थर्ड पार्ट लिखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। यहां पे सेंटर में लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE, एंड मेक 4 पार्ट्स। डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सेकंड अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, थर्ड realize yield approach, and then fourth CAPM, capital asset pricing model। ये CAPM कहीं सुना सुना ऐसा लग रहा है क्या, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहाँ पे सुना था, उतना तो याद नाही, ऐकल्यासारखं कुठेतरी वाटतं। कहाँ पे डिस्कस करा था, इंटर में ही डिस्कस किया था, आपके फाउंडेशन में वगैरह नहीं, इंटर में ही डिस्कस किया था CAPM। कहाँ पे डिस्कस किया था, हाँ कौन से टॉपिक में, बीटा, एग्जैक्टली। लेवरेज में हमने एक जो लास्ट कंसेप्ट डिस्कस किया था बीटा, बीटा ही कहा ना आपने पहले, हाँ तो बीटा जो हमने डिस्कस किया था याद है, जिसमें हमने लिखा था सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो बीटा वाज अ मेजर ऑफ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, दैट ऑल थिंग वाज बीन गिवन बाय CAPM ओनली। ओके तो CAPM बेसिकली बीटा इज वन पार्ट। तो CAPM ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्चुअल CAPM का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न का कुछ कैलकुलेशन बन रहा है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट बनेगा।
राइट। तो ये जो CAPM है बेसिकली ये रिलेट करता है रिस्क से, ओके। तो रिस्क के बेसिस पे रिटर्न क्या होना चाहिए। अब ये जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच जो है इसमें भी दो पार्ट है, तो ये पे नीचे दो पार्ट कीजिए, विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच में भी सेम, with growth without growth। डन। दिस इज द टोटल स्कोप। मतलब कितने फॉर्मूले स्टडी करने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं। तो स्टार्ट विद बेसिक डिविडेंड प्राइस अप्रोच। स्टार्ट विद दिस। बताइए मुझे सीए फाउंडेशन का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी, फॉर्मूला क्या था ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपने बताया, A/R। एंड याद है उसी में एक कंसेप्ट था कि ये जो परपेचुइटी का कंसेप्ट है, इनफाइनाइट एन्युटी, अगर वो एन्युटी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है तो याद है फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का क्या था, A/R माइनस G। इज इट राइट। तो अगर मैं ये ग्रोथ वाला कंसिडर करूं, इसका लॉजिक हमने फाउंडेशन में डिस्कस किया था कि कांस्टेंट एन्युटी, एवरी ईयर जब एन्युटी ग्रो कर रही है तो सपोज रेट है 10% एंड एन्युटी इज ग्रोइंग एट 4%, तो इफेक्टिवली 6% ही कंसिडर करना होगा, राइट। तो ये अगर मैं फॉर्मूला कंसिडर करूं तो बेसिकली मुझे फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब आर कैलकुलेट करना है, इज इट राइट। तो नाउ ये जो डिनोमिनेटर मैं लेफ्ट साइड लेकर के जाऊं एंड प्रेजेंट वैल्यू राइट साइड लेकर के जाऊं तो क्या होगा, R माइनस G इज इक्वल टू A अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, इज इट राइट। अब ये जो माइनस G है राइट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, राइट। तो R इज इक्वल टू A अपॉन प्रेजेंट वैल्यू प्लस G। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। R अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचूं, ओके, दैट टू स्पेसिफिकली आई एम कंसिडरिंग दिस डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ, ओके। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। मान के चल रहा हूं कि एवरी ईयर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डिविडेंड दिया जा रहा है, तो एन्युटी क्या होगा, एक कांस्टेंट डिविडेंड होगा विच इज ग्रोइंग एट वन कांस्टेंट रेट, राइट। तो यहां पे डी लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मींस क्या ना, करंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू मींस एज ऑफ टुडे ओनली ना, से यहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू है दिस विल बी नथिंग बट करंट प्राइस, जिसको हम P0 कहते हैं, ओके। सो हियर इट विल बी P0 प्लस, सपोजिंग आपको दिया हुआ है कि डिविडेंड हर साल एक 5% से ग्रो कर रहा है, तो यहां पे मुझे 5% से ऐड करना होगा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड अप्रोच। एंड अगर विदाउट ग्रोथ हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा, D अपॉन P0, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ पे अटेंशन। सपोज आपको दिया हुआ है कि हमने आज ऑलरेडी डिविडेंड पे किया है 5 रुपए, ओके, एंड फर्स्ट ईयर के एंड में हम डिविडेंड पे करने वाले 6 रुपीज, ओके। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट मैं 5 रुपए कंसिडर करूं यहां पे डिविडेंड या 6 रुपए कंसिडर करूं। अच्छा मुझे बताइए, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी वाला जो फॉर्मूला था जो अपने बचपन में किया था, उसमें प्रेजेंट वैल्यू सपोज 0th ईयर में एन्युटी दिया है 5 रुपए, फर्स्ट ईयर टिल इनफाइनाइट ईयर्स आपको एन्युटी दिया है 6 रुपीज। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये 5 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, एक साल के बाद जो इनफाइनाइट ईयर्स में अमाउंट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, एक साल के बाद ना, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है, राइट। तो जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टुडेज कैश फ्लो, फ्यूचर में जो मिलने वाली उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपना जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला था वो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे ही तो कैलकुलेशन था, राइट। तो यहां पे मुझे कंसीडर करना होगा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके। तो हियर ये जो डिविडेंड है फॉर्मूला में ये 6 रुपीज कंसिडर करना होगा, ना कि 5 रुपए, तो इसको हम कहते हैं संक कॉस्ट।
ऑलरेडी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि 5 रुपए अगर मैंने ऑलरेडी पे किया है तो मेरे लिए कभी डिसीजन मेकिंग या कैलकुलेशन में पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं। फ्यूचर में जो पे करना है उसके बेसिस पे मुझे आज की कॉस्ट निकालनी है। ओके, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि डिविडेंड जो है वो हमें क्या कंसिडर करना है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो इसके ऊपर अगेन चर्चा करेंगे कल। ओके, अभी मुझे लगता है टाइम हो चुका है, तो इसके ऊपर अगेन चर्चा करेंगे। बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पहले सीए फाइनल में पढ़ाता था ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन, दैट टाइम बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि अगर 2 डिविडेंड दिए, आज का डिविडेंड एंड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो कौन सा वाला डिविडेंड कंसीडर करें, क्यों। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर कि आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही कंसीडर करना है। इवन इफ यू हैव बीन गिवन करंट डिविडेंड, ये कंसीडर नहीं करना है। फर्स्ट रीजन क्योंकि वो संक कॉस्ट है, ये हम कैलकुलेशन में नहीं कंसीडर करेंगे। एंड बेसिकली अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे ही है। एंड प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं वो फ्यूचर कैश फ्लोज का कैलकुलेट करते हैं, आज की कैश फ्लो का कभी प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी पे किया है, तो फ्यूचर में जो डिविडेंड पे करने वाले उसके बेसिस पे मुझे आज की कॉस्ट फाइंड करनी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स अगेन tomorrow. Okay, so tomorrow we'll be discussing all these formulas for cost of equity, so that is more important part. We'll conclude for now.